इस समय मैं आप लोगों को क्लास 12 में MCQ टाइप के क्वेश्चन की एक सीरीज दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ए कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻⁻1 टेस्ला। The magnetic field is reduced to 0 in 10⁻⁻4 second. The induced EMF in the coil is। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक कॉइल है जिसका एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, ठीक है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड है 10⁻⁻1 टेस्ला कह रहे हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री पे ये कॉइल रखी हुई है, ठीक है। तो अगर डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल 10⁻⁻4 सेकेंड में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा। बच्चों समझो, अगर मैं कह दूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो इसमें कोई कॉइल रखी है 30 डिग्री के एंगल पे, मतलब कॉइल कोई इस पे जो रखी हुई है वो कैसे रखी है, देखो ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है। अब समझने वाली बात है, जब कॉइल को आपने ऐसे रख दिया, ये कोई कॉइल है, मान लो ये हथेली, ये जो दिख रही पाम, ये कॉइल है, ऐसे रखी हुई है, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा कॉइल का, बताओ, परपेंडिकुलर टू प्लेन। इसका मतलब इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वो तो इधर जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, क्योंकि मैंने बताया ना एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। जैसे ये एरिया है तो ये उसका वेक्टर होता है, डायरेक्शन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये एरिया है तो इसका ये एरिया वेक्टर, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो कॉइल है वो 30 डिग्री पे रखी हुई है, किससे 30 डिग्री पे, मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री। तो जब ये 30 हो गया और ये एरिया से 90 डिग्री पे है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना बनेगा बताओ। ये पूरा एंगल तो 90, हमको पता है एरिया वेक्टर 90 डिग्री पे होता है, तो ये क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो हम लोग एंगल यूज करेंगे वो याद रखना कि ये 60 डिग्री यूज करेंगे। मतलब जब प्लेन का एरिया प्लेन का एंगल दिया हो मैग्नेटिक फील्ड से तो आप 90 माइनस थीटा यूज करिए, हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो अगर हम फ्लक्स का फार्मूला लिखेंगे सो मैग्नेटिक फ्लक्स passing through coil, passing through coil initially, शुरुआत में कितनी पास हो रही होगी सोचो। तो φ1 बराबर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा BA cos 90 माइनस 30। क्यों, क्योंकि इसके प्लेन से दिया है एंगल। अगर एरिया वेक्टर लिखा होता तो हम डायरेक्ट यूज कर लेते, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि φ1 आ गया आपके पास BA cos 60 डिग्री, ये फाई आ गया, ठीक है, φ1 आ गया। अच्छा, फिर लिखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स इन फाइनल सिचुएशन। तो फाइनल सिचुएशन में क्या होगा भाई, तो फाइनल सिचुएशन में उसका जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दिया है ना बी बाद में फाइनल वाला, ए एरिया तो वही रहेगा, ठीक है, कॉस वही एंगल रहेगा 60 डिग्री, बट ये B2 क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि उन्होंने दिया ना कि 10⁻⁻4 सेकेंड में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड बाद में 0 हो गई, तो फ्लक्स भी बाद में क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमको पता है कि जब किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा, E इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। n डेल्टा फाई का मतलब
φ2 माइनस φ1, क्या होता है φ2 माइनस φ1 अपान डेल्टा टी। ठीक है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना, आप चाहो तो मॉड निकाल के भी इसका आंसर निकाल सकते हो, मॉड निकाल के निगेटिव साइन को खत्म कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो। n नंबर ऑफ टर्न्स तो उन्होंने कुछ दिया नहीं है, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो गया -1 φ2 कितना है 0 माइनस φ1 कितना है भाई, φ1 था देखो BA cos 60 अपान डेल्टा टी। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी बचेगा प्लस का BA cos 60 अपान डेल्टा टी। ठीक है, तो E की वैल्यू क्या आएगी, यह आएगी B की वैल्यू पुट करो बच्चों, कितनी है 10 की पावर -1। A की वैल्यू कितनी है भाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने क्या किया, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, मीटर स्क्वायर बन गया। अब देखो ये पावर 2 भाई प्लस में, ये -4, यानी क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो एरिया की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 10 की पावर -2। कॉस कितना यूज करेंगे 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 अपान डेल्टा टी कितना है 10 की पावर -4, 10 की पावर क्या आएगा -4। अब सोचो बच्चों, ये -4 पावर नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर +4 हो जाएगी 10 की, और 10 की पावर -1 और -2 यानी कि -3 पहले से है। इसका मतलब हो जाएगा 10 की पावर -3 और प्लस का 4 इंटू 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो E की पावर ये कितना आएगा, E = ये बचेगा भाई 1 यानी कि 10/2, तो कितना आएगा 5 वोल्ट। सो द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF विल बी 5 वोल्ट। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड EMF है वो 5 वोल्ट का होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो C ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 MCQ का ये है कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ 600 टर्न्स इज 108 मिली हेनरी। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल having 500 turns with the same length and same radius and same medium will be। और ये ऑप्शन हमको गिवन है 95 मिली हेनरी, 90 मिली हेनरी, 85 मिली हेनरी एंड 75 मिली हेनरी। ओके, तो देखिए बच्चों, इसमें हमसे कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एक सोलेनॉइड है जिसमें 600 टर्न है। ठीक है, जब उसमें टोटल 600 टर्न है तो उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितना है 108 मिली हेनरी, यानी कि L का मतलब यहाँ पे क्या है सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये दे दिया हमको कि L1 क्या है उस समय 108 मिली हेनरी। हमसे कह रहे L2 यानी कि बाद में सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा अगर नंबर ऑफ टर्न्स 500 बचे। तो भाई यहाँ पे आपको सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन लग पाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, अगर L लेंथ की कोई सोलेनॉइड है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है और उसका एक टर्न का जो एरिया है वो A है। ठीक है, तो इसमें जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, जब इसमें करंट चेंज होती है तो पता है ना सेल्फ इंडक्शन हो जाता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला होता है μ0 n² A/L, μ0 n² A/L। उन्होंने बोला कि A और L दोनों केस में सोलेनॉइड का सेम रहता है, मतलब A पर भी डिपेंडेंसी नहीं होगी, अब L पर भी डिपेंडेंसी नहीं होगी। और μ0 क्या है, ये तो है परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है, कितनी होती है, ये होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो μ0 का तो कोई मतलब नहीं यहाँ बचा, तो बचा कौन भाई, L और A सेम हो गए, μ0 भी सेम हो गया, तो बचा कौन, सेल्फ इंडक्टेंस कहाँ डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे, वो भी उसके स्क्वायर पे, मतलब L डिपेंड्स ऑन n स्क्वायर।
तो मैं कह सकता हूं कि L1 अपान L2 बराबर क्या आएगा, N1 स्क्वायर अपान N2 स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। L1 कितना है 108 मिली हेनरी में रखना है तो आंसर मिली हेनरी में आएगा, याद रखना, अपान L2 इक्वल टू N1 स्क्वायर 600 का स्क्वायर अपान 500 का स्क्वायर। तो L2 कितना आ जाएगा सोचो, 108, भाई इसको इधर ले गए इसको इधर ले गए तो क्या आएगा 100 इंटू 500 का स्क्वायर अपान 600 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो तो आएगा बच्चों L2 की वैल्यू क्या बचेगी, तो भाई L2 की वैल्यू बचेगी 108, 5 5 जा 25, 1 2 3 4 4 जीरो आ जाएंगे नीचे, 6 6 जा 36, कितने जीरो आएंगे 4, देखो 2 जीरो है, स्क्वायर करोगे 4 जीरो हो गए, ये इससे ये इससे ये इससे सब कैंसिल हो गए। ठीक है, बचा कितना 36 का 3 टाइम्स 108 होता है ना बच्चों, 36 का 3 टाइम्स करोगे तो क्या मिलेगा 108 मिलेगा, और 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा 75। सो L2 इज इक्वल टू 75 मिली हेनरी। सो द सेल्फ इंडक्टेंस इन द फाइनल सिचुएशन व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स बिकम्स 500 विल बी 75 मिली हेनरी। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चों कि जो दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर मिनट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इफ द EMF induced in the wire is 2 volt, then the magnitude of magnetic field in Tesla is। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं एक वायर है जिसकी लेंथ L है, B मैग्नेटिक फील्ड में उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में V वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। ठीक है, V दे दिया है 300 मीटर पर मिनट। हमसे कह रहे हैं कि अगर उस वायर के एंड में एक EMF प्रोड्यूस हो रहा है, हो जाता है ना प्रोड्यूस, जब कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है तो उसमें एक EMF प्रोड्यूस होता है ना। तो वो कह रहे हैं EMF है 2 वोल्ट का। तो हमको बताना है कि उस इंड्यूस्ड EMF को अगर इतना प्रोड्यूस कर रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मीन्स हमसे B पूछा गया है। तो बच्चों, इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF इन वायर। तो बच्चों E बराबर होता था VBL साइन थीटा, ये होता था ना VBL साइन थीटा। यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। अच्छा, तो EMF कितना होगा सोचो, E बराबर V कितना है 300 मीटर पर मिनट। इसका मतलब अगर हम चाहें तो V को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 300 मीटर पर मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, तो मिनट एक सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 आएगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा 5 टाइम्स, तो क्या आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना आएगा EMF, ये आएगा V की वैल्यू 5, B मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बच्चों, वही हमको निकालनी है। अच्छा, L कितना है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लो तो 0.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 0.5 साइन थीटा, तो साइन थीटा तो साइन 90 हो जाएगा। और EMF हमको दिया है, कितना दिया है ये दिया है 2 वोल्ट, तो इसकी जगह 2 वोल्ट लिख दें बिल्कुल, यानी कि 2 बराबर हो जाएगा 2.5 B, क्योंकि ये तो 1 हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना। तो यहाँ से बच्चों B की वैल्यू क्या आ जाएगी सोचो, 2/2.5, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा, तो इसका मतलब B की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है 0.8 टेस्ला। तो B की वैल्यू हो जाएगी 0.8 टेस्ला। तो यहाँ पर B = 0.8 टेस्ला, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इज गिवन बाई phi = 5t³
माइनस 100t प्लस 20 वेबर। द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एच। और ये ऑप्शन गिवन है हमको, A -40 वोल्ट, B +40 वोल्ट, C 140 वोल्ट एंड D 300 वोल्ट। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक कॉइल है जिससे फ्लक्स पास हो रहा है, जो इंस्टेंटेनियस फ्लक्स दिया है, मतलब उसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस फ्लक्स की वैल्यू है 5t³ माइनस 100t प्लस 20 वेबर। हमसे कह रहे हैं उसका इंड्यूस्ड EMF क्या होगा। तो देखो बेटा, इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला क्या होता है, -d∅/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF, ठीक है, वो भी निगेटिव वैल्यू में। तो E बराबर क्या होता है, -d/dt ऑफ फाई की वैल्यू कितना है, ये है 5t³ माइनस 100t प्लस 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा भाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास E इक्वल टू -5t³ का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कितना आएगा, 3t²। क्यों, क्योंकि बेटा अगर t की पावर n लिखा है और इसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना है तो ये होता है n t की पावर n-1। मतलब जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है और पावर में एक कम हो जाता है, समझ रहे हो। तो हो जाता है n t की पावर n-1। तो इसका मतलब अगर d/dt ऑफ t³ करना है तो क्या करेंगे, पावर का मल्टीप्लाई, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई हो गया। पावर में एक कम तो 3 में कम हो तो कितना बचा, 2। तो इसीलिए 3t² आ गया, ठीक है। माइनस 100t, अब केवल t है तो t की पावर 1 है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई और पावर में एक कम तो t की पावर 0, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 1 हो जाता है। प्लस 20 का ये तो 0 आ जाता है, कांस्टेंट मतलब t की पावर 0 है, वो 0 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो E बराबर क्या आएगा, -15t² और माइनस प्लस का 100। सारा वैल्यू पुट कर दो बेटा। t की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो क्या आएगा, हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा E इक्वल टू -15 इंटू 2²। देखो t की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर प्लस 100। सॉल्व कर लो तो माइनस का 15 इंटू 4 प्लस 100। तो E की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 60 प्लस का 100 या E इक्वल टू प्लस का 40 वोल्ट। सो द इंड्यूस्ड EMF विल बी प्लस 40 वोल्ट। इसको ये प्लस 40 वोल्ट इंड्यूस्ड EMF किस समय का है, ये है t इक्वल टू 2 सेकेंड का। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। व्हेन द करंट चेंजेज फ्रॉम +2 एम्पियर to -2 ampere in 0.05 second, an EMF of 8 volt is induced in a coil. The coefficient of self induction of the coil is, और ये ऑप्शन हमको 4 गिवन है। अच्छा, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक कोई सोलेनॉइड है, ठीक है, जैसे ये सोलेनॉइड है, इसमें कह रहे हैं कि करंट जो है वो +2 एम्पियर से -2 एम्पियर हो गई। इसका मतलब समझते बच्चों कि पहले करंट सपोज करो अगर इधर फ्लो हो रही थी ऐसे, तो बाद में करंट की डायरेक्शन पलट गई और 2 ही हो गई। मतलब +2 से -2 का मतलब करंट +2 से घटते घटते 1 हुई होगी, फिर 0 हुई होगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में 1 हुई होगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन 2 हुई होगी। इसका मतलब होता है -2 का, समझ गए। अच्छा, इसका मतलब करंट 0 होने के बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में 2 हो गई होगी, ये मतलब हो गया। कितने टाइम में, 0.05 सेकेंड में। अच्छा, तो हमसे कह रहे हैं कि उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा अगर इंड्यूस्ड EMF 8 वोल्ट का प्रोड्यूस होता है। तो भाई इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला क्या होता है बताओ, -L ΔI/ΔT, यही तो होता है, ठीक है। अच्छा, तो E बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, -L ΔI, मतलब चेंज इन करंट। तो क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, ΔT। सारी वैल्यू पुट कर दो भाई। तो E की वैल्यू तो दिया है हमको, कितना दिया है देखो, 8 वोल्ट, -L निकालना है। अच्छा,
एल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, एल है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। ओके बच्चों, I2 कितना है देखो, -2 माइनस I1 कितना है, प्लस का 2, यानी कि माइनस लगा के आ गया, अपान डेल्टा टी टाइम इंटरवल कितना है 0.05। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या आएगी बताओ भाई। देखो ये माइनस माइनस ये जुड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, और माइनस माइनस बाहर से प्लस हो जाएगा, मतलब बचेगा 8 × 0.05 अपान 4। देखो -4 आया, माइनस माइनस +4 हो गया, तो ये इधर मल्टीप्लाई और इससे इधर डिवाइड, तो ये 4 आ गया। इससे इसको करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। तो L बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 0.1, ठीक है, हेनरी। क्या आएगा 0.1 हेनरी। सो द सेल्फ इंडक्टेंस विल बी 0.1 हेनरी। इसको फटाफट नोट कर लिए बच्चों। अ रेक्टेंगुलर, अ स्क्वायर, अ सर्कुलर एंड एन इलिप्टिकल लूप ऑल इन द सेम XY plane are moving out of a uniform magnetic field with a constant velocity v, vector बराबर vi. The magnetic field is directed along the negative z-axis direction. The induced EMF during the passes of these loop out of the field region will not remains constant for पहला any of the 4 loops, दूसरा the circular and elliptical loops, तीसरा the rectangular, circular and elliptical loops, fourth only the elliptical loops। तो बच्चों देखिए, हमको क्वेश्चन में दिया है कि एक रेक्टेंगुलर, एक स्क्वायर, एक सर्कुलर और एक इलिप्टिकल लूप है। ये सब जा रहे हैं आई एक्सिस की तरफ, क्योंकि इन सब की वेलोसिटी हमको दिया है v वेक्टर इक्वल टू vi। ठीक है, मतलब ये सब आई एक्सिस में जा रहे हैं v वेलोसिटी से। और हमसे करें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर -z एक्सिस में। ठीक है, तो बच्चों हम सपोज कर लेते हैं कि इधर क्या है x एक्सिस है, इधर क्या है y एक्सिस है, और इधर बाहर की तरफ क्या है z एक्सिस, ये आउटवर्ड है। ठीक है, तो z जब आउटवर्ड है तो इसका मतलब जो -z है वो कहाँ होगी, इनवर्ड। इसका मतलब यहाँ सबके पास एक इनवर्ड में मैग्नेटिक फील्ड, जैसे रेक्टेंगल की पहले हम बात करते हैं तो ये रेक्टेंगुलर लूप है मान लो। ठीक है, और यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बच्चों, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, अच्छा अब ये किस में है बच्चों, XY प्लेन में। ये लूप किस में है, XY प्लेन में। तो सीधी सी बात है कि लूप का जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, वो z एक्सिस में होगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, -z। तो यहाँ एक फ्लक्स पास हो रहा होगा, फाई बराबर BA cos थीटा। तो थीटा या तो 0 होगा या 180 होगा, मतलब या तो फ्लक्स BA होगा या -BA होगा। कुल मिला के यहाँ पे एक फ्लक्स पास होगा, फाई बराबर BA। ठीक है, अब कह रहे हैं इसको लूप को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकालना। तो बेटा जब बाहर निकालोगे इस लूप को तो क्या होगा, पहले थोड़ा एरिया बाहर आएगा, फिर और ज्यादा एरिया बाहर आएगा। लेकिन देखो ध्यान से, पहले dt टाइम में अगर इतना बाहर आएगा तो अगले dt टाइम में फिर इतना ही पोर्शन बाहर आएगा। इसका मतलब जितना पहले एरिया बाहर आएगा dt टाइम में, अगले dt टाइम में उतना ही एरिया बाहर आएगा। और जितना एरिया बाहर निकलता जाएगा मतलब फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि फाई बराबर क्या होता है b × a। b तो कांस्टेंट है, एरिया देखो बाहर निकलता जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जितनी जगह में उतने में तो फ्लक्स होगा। जो एरिया बाहर निकल जाएगा उसमें तो फ्लक्स होगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस एरिया कांस्टेंट रेट से निकलेगा। इसका मतलब इसमें dA/dt की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और हमको पता है जो EMF प्रोड्यूस होता है वो होता है माइनस का n dφ/dt। ठीक है, और फाई की जगह होता है BA, तो -n d/dt ऑफ फाई, फाई की वैल्यू BA, तो B तो कांस्टेंट है हर केस में, तो -n b dA/dt। तो चूंकि रेक्टेंगल में जैसे से बाहर आता जाएगा, क्योंकि ये प्लेन है ना, तो जितना एरिया dt टाइम में निकलेगा उतना ही एरिया अगले dt टाइम में, उतना ही एरिया अगले dt टाइम में, मतलब जो dA/dt है, डिक्रीमेंट इन द फ्लक्स है, वो सेम रहेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, जब तक वो पूरा बाहर नहीं निकल जाता।
इसका मतलब इस सिचुएशन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी ये क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या। अच्छा, ऐसे ही बच्चों स्क्वायर की बात करो। देखो बच्चों ये स्क्वायर में क्या होता है, केवल सारी साइड सेम होती है, बाकी सारी तो केस वही है। तो जैसे जब इसको भी बाहर निकालोगे तो बच्चों क्या होगा, जब ये बाहर निकलना शुरू होगा तो पहले dt टाइम में जितना निकलेगा, मान लो dt टाइम में हम कहते हैं पहले इतना निकला, ये dt टाइम में निकला, तो अगले dt टाइम में फिर वो इतना निकलेगा। क्यों, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है, तो हर t टाइम में जो बाहर निकलने का रेट है वो तो सेम होगा। और ये प्लेन भी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी dA/dt क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और dA/dt कांस्टेंट होगा तो इससे देखो, ठीक है, यहां भी जो ईएमएफ होगा वो क्या है, -NB dA/dt। तो ये चीज क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि dA/dt क्या है, कांस्टेंट। तो इसमें भी ईएमएफ क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। बहुत बढ़िया, जब तक वो बाहर निकलेगा तब तक ईएमएफ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसमें बात करते हैं सर्किल में। देखो बच्चों सर्किल कुछ ऐसा होता है। अब इसमें क्या होगा, जरा दिमाग लगाओ बच्चों। जब इसको अब बाहर निकालोगे तो क्या होगा, सोचो। पहले dt टाइम में इतना पार्ट निकलेगा बाहर, दूसरे dt टाइम में इतना पार्ट बाहर निकलेगा। ठीक है, मतलब ये लेंथ तो सेम होगी, ये लेंथ सेम होगी, लेकिन देखो ना ये स्लोप हो रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका एरिया कुछ ज्यादा हो जाएगा। आगे dt टाइम में एरिया और ज्यादा निकलेगा। इसका मतलब इसमें जो dA/dt है ये कांस्टेंट नहीं होगा। सेम टाइम इंटरवल के लिए एरिया अलग अलग, ये कांस्टेंट नहीं है, तो नॉट कांस्टेंट। और जब ये कांस्टेंट नहीं है तो ईएमएफ जो है वो क्या होगा, वो होता है भाई -NB dA/dt। तो ये भी कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो सर्किल के लिए जब सर्किल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालेंगे तो ईएमएफ क्या होगा, वेरिएबल होगा बच्चों। अब इलिप्स की बात करते हैं। देखो इलिप्स में यहीं पे डाल देते हैं, चलो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लिया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको बाहर खींचोगे तो क्या होगा बच्चों, पहले dt टाइम में मान लो इतना पार्ट हुआ बाहर, अगले dt टाइम में इतना पार्ट बाहर हुआ, फिर वही बात है। देखो इसमें स्लोप होने की वजह से इसमें भी क्या होगा, ये कर्व है ना, इस एरिया कर्व होने की वजह से इसमें भी dA/dt जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल होगा, इसका मतलब हुआ कि यहां भी जो ईएमएफ आएगा -NB dA/dt ये क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, वेरिएबल। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये रेक्टेंगल और स्क्वायर में कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सर्किल के लिए और इलिप्स के लिए वेरिएबल हो जाएगा। यहां से बच्चों को पता चल रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां कहां कांस्टेंट नहीं रहेगा। यही पूछा गया ना, किस किस लूप में कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो सर्किल में कांस्टेंट नहीं रहेगा और इलिप्स में कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ 12 सेंटीमीटर रेडियस and 8.5 ohm resistance changes with the time as shown in the figure. The magnetic field is perpendicular to the plane of the loop. Calculate the current induced in the loop and plot a graph showing induced current as a function of time. तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक कोई सर्कुलर लूप है। कैसी लूप है बच्चों, सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। अच्छा मान लीजिए कोई ऐसी सर्कुलर लूप है भाई, इसकी रेडियस उन्होंने कितना दिया है बच्चों, स्मॉल आर हो गया, यानी कि 12 सेंटीमीटर। ये इसकी रेडियस दे दिया और कह रहे इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई। मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे लगाई गई बच्चों कि देखो ऐसे वेरी कर रही है, जैसे ग्राफ में दिया है। मतलब 0 सेकेंड पे जब हमने टाइम देखना शुरू किया, जब हमने टाइम का मेजरमेंट शुरू किया, उस समय मैग्नेटिक फील्ड 0, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती गई, 2 सेकंड तक इंक्रीज हुई, 2 से 4 सेकंड तक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रही, और उसके बाद फिर 6 सेकंड तक मैग्नेटिक फील्ड क्या होती गई, डिक्रीज होती गई, और 6 सेकंड पे 0 हो गई। तो इस तरह की एक मैग्नेटिक फील्ड इस लूप है। हमको बताना है इंड्यूस्ड करंट कितनी होगी और उसका ग्राफ कैसे बनेगा टाइम के साथ। बच्चों देखिए
आपको पता है कि अगर किसी कॉइल में जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो वहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये किसके बराबर होता है बच्चों? तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है बी ए। तो यहाँ पर एरिया तो फिक्स है बट बी चेंज हो रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडेज फर्स्ट लॉ आ जाएगा। वो क्या बताता था कि अगर किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है तो वहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। इसका मतलब जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तब तक फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने से वहाँ पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ईएमएफ की वजह से किसमें करंट फ्लो होगी। यानी कि 0 से 2 सेकंड तक तो करंट फ्लो होगी, लेकिन 2 से 4 सेकंड तक देखिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट। इसका मतलब 2 से 4 सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। जब फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ जीरो, ईएमएफ जीरो, इसका मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। फिर 4 से 6 सेकंड के लिए देखो, यहाँ पे फिर से फील्ड चेंज होगी, फिर से फ्लक्स चेंज होगा, फिर से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और फिर एक करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये हमको मोटा मोटा आइडिया मिल गया कि यहाँ करंट फ्लो होगी, यहाँ नहीं होगी, या फिर फ्लो होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं करंट कितनी फ्लो होगी। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको कॉइल के एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो एरिया यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, लिख देंगे एरिया ऑफ लूप इज इक्वल टू। तो एरिया को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? एरिया बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया यहाँ से निकल आएगा पाई 3.14, और आर स्क्वायर, आर कितना दिया? 12 सेंटीमीटर। इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.12 मीटर हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे 0.12 का स्क्वायर, यानी कि एज इक्वल टू आ गया 3.14 इंटू 0.0144। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रॉक्स आएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ कॉइल इज 4.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों जैसा हमने आपको बताया कि करंट इस सिचुएशन में अलग होगी, यहाँ पर 0 होगी, यहाँ कुछ और होगी। तो हर टाइम इंटरवल की हमको करंट फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले हम करंट का एक बेसिक फार्मूला पता कर लेते हैं। भाई करंट इज इक्वल टू क्या होता है? ईएमएफ अपान रेजिस्टेंस, और ईएमएफ की वैल्यू फैराडेज लॉ से क्या होती है? माइनस का डी फाई अपान डी टी 1/r के बराबर हो जाएगा। अगर बच्चों यहाँ से हम बात करते हैं तो करंट की वैल्यू ये भी हो सकती है -1/r, और डी फाई अपान डी टी। डी फाई, फाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? बी ए, यानी कि डी अपान डी टी ऑफ बी ए। बच्चों यहाँ से देखो ए कांस्टेंट है, क्योंकि इस कॉइल का एरिया नहीं चेंज हो रहा, तो ए कांस्टेंट हो गया, तो ए को बाहर ले लो तो बचेगा क्या? डी बी अपान डी टी बचेगा, यानी कि आई बराबर हो जाएगा माइनस का ए अपान आर और डी बी अपान डी टी। डी बी अपान डी टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि इसका स्लोप निकाल दो तब भी काम चल जाएगा, या फाइनल माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड अपान में फाइनल टाइम अपान माइनस इनिशियल टाइम, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मतलब इसको मोटे मोटे तौर पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपान आर, ठीक है, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल दिए गए टाइम इंटरवल के लिए, डी टी के लिए है ना, अपान में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। कुछ इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे फॉर 0 to 2 सेकेंड। भाई डी बी का मतलब क्या था? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, वो हमने लिख लिया। फाइनल में से घटा दो, चेंज निकल आएगा। और डी टी का मतलब टी एफ। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा लेते हैं तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करके भी कर सकते हैं। दोनों तरीके होते हैं बच्चों। तो 0 से 2 सेकेंड की बात करते हैं। तो बच्चों 0 से 2 सेकेंड की अगर आप यहाँ बात करते हैं तो आई इक्वल टू क्या आएगा सोचो? माइनस का ए की वैल्यू कितनी है? ये तो फिक्स है 4.5 इंटू 10 की पावर -2 अपान आर की वैल्यू 8.5। बी एफ, तो देखो 0 से 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? 1।
और जीरो पे कितनी थी, जीरो, तो फाइनल हो गई 1 मैग्नेटिक फील्ड, इधर है ना मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में, फाइनल हो गई 1 और इनिशियल कितनी हो गई, 0। तो हो जाएगा फाइनल यानी कि 1 माइनस इनिशियल 0 अपान टाइम इंटरवल, तो 0 से 2 सेकंड बात करें तो 2 माइनस 0, ये इंटरवल निकल आया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी, यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा यानी कि बचेगा माइनस का 4.5 इंटू 10⁻² अपान नीचे आएगा 17। जब इसको आप डिवाइड करेंगे सॉल्व करेंगे तो आता है 2.6 मिली एम्पियर, वो भी कैसा आया, माइनस में। सो द करेंट इन 0 to 2 सेकेंड इज 2.6 मिली एम्पियर, वो भी कैसी बच्चों आई है, निगेटिव में, इसको I1 लिख देते हैं। तो ये इस इंटरवल की करंट आ गई कि यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी। अब हम बात करते हैं फॉर 2 to 4 सेकेंड। तो देखिए इस सिचुएशन के लिए I निकालते हैं, तो I बराबर क्या आएगा, A/R, ठीक है, dB/dt, वही पुराना फार्मूला यूज कर लिया। तो I = -A की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻² अपान R 8.5, dB वही, dB का मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो 2 से 4 सेकंड की अगर बात करो तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और टाइम को इसे तो लिख सकते थे जैसे नॉर्मल फार्मूला BF - BI अपान TF - TI, है ना, ये वाला यूज कर लो डायरेक्ट, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बच्चों BF कितना है, 1, और BF भी 1 है और BI भी 1 है। 2 से 4 सेकंड देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई नहीं, इसका मतलब 1 - 1 अपान में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 4 - 2, तो ये तो बच्चों बचा 2। तो यानी कि यहाँ पे I की वैल्यू आ गई है 0, 1 - 1 का मतलब 0। वही मैं पहले ही आपको समझा रहा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होती तो फ्लक्स चेंज नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे EMF क्या होता है, 0 होता है, तो करंट भी 0 हो गई। अच्छा, इसका मतलब 2 से 4 सेकंड में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब हम बात करते हैं बच्चों फॉर टाइम इंटरवल। कौन सा इंटरवल अब हम लेने जा रहे हैं, 4 to 6 सेकेंड। किसकी बात करेंगे, 4 से 6 सेकेंड की। तो बच्चों फिर से I का फार्मूला क्या लगेगा, माइनस का A/R BF - BI अपान TF - TI। अब ये 4 से 6 सेकंड के लिए देखेंगे, ये वाला फार्मूला हम करंट का यूज करने जा रहे हैं बच्चों। अच्छा जरा बताओ अब क्या आएगा बच्चों, तो I बराबर अब आएगा -A की वैल्यू वही 4.5 इंटू 10⁻² अपान R, रेजिस्टेंस 8.5, BF फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बच्चों, 0, इनिशियल 4 सेकंड वाली कितनी है, 1 अपान फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 6 - 4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो यह आएगी -4.5 इंटू 10⁻² इंटू माइनस का 1/2। देखो 6 - 4 हुआ तो 2 बचा, ऊपर से -1 बचा, तो ये आ गया अपान में 8.5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये I की वैल्यू यहाँ पे फिर से वैसे ही आ रही है, तो ये आएगी 2.6 मिली एम्पियर। लेकिन कैसी आएगी बच्चों, ये प्लस की आएगी, ये किसकी आएगी, प्लस की। ये तीसरी कंडीशन की करंट आ गई, इसको I3 से लिख दो, दूसरी कंडीशन करंट को I2 से लिख दो। इसका मतलब अगर अब हम लोग देखें कि करंट का टाइम के साथ कैसे वेरिएशन हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, कैसे इसका ग्राफ खींच सकते हैं, तो वो बच्चों कुछ ऐसे मिलेगा। देखो इसके लिए इधर हमको करंट माननी पड़ेगी एम्पियर में, मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर है, और यहाँ पे बच्चों हम लोग टाइम को थोड़ा बीच में कर लेते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, इधर होगा टाइम होगा सेकंड में, और ये करंट मिली एम्पियर में है, ठीक है। तो पहले करंट कितनी होगी बच्चों, 2.6 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर 2 सेकंड की बात हो रही है, ये 2 सेकंड हो गया, ये 4 सेकंड हो गया बच्चों, और ये 6 सेकंड हो गया, बना लेते हैं। ऐसे ही मिली एम्पियर में हम करंट बना लेंगे, ये मान लो 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इधर आओ बच्चों, -1 है, इधर ये -2 है, ये -3 है। अब जरा देखिए पहले करंट कितनी थी, -2.6 मिली एम्पियर, कहाँ तक, 2 सेकंड तक।
तो 2.6 कुछ यहाँ आएगी बच्चों, ये माइनस का, ये पहले का ग्राफ हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, फिर बच्चों कितनी करंट हुई, फिर हुई 0। 0 का मतलब ये ग्राफ यहाँ से ये बनेगा ऐसे, 0 हुई। अच्छा, फिर बच्चों क्या हुई, फिर करंट हो गई है 2.6 मिली एम्पीयर, लेकिन प्लस की, तो प्लस की 2.6 मतलब इसके सामने यहाँ ये ऐसे बनेगी, ये 4 से 6 सेकंड की बात आ जाएगी। इसका मतलब करंट का ग्राफ पहले ऐसा माइनस में, फिर 0, फिर प्लस में, कुछ इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये करंट का वेरिएशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, करंट मिली एम्पियर में है, टाइम सेकंड में है, और ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।